हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें सेक्शन 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे। देखिए, ये हमारा जो लास्ट वीडियो थी इसमें हम सेक्शन 1 जो है वो कर चुके हैं, और आज जो है इसका सेक्शन 2 हम करने वाले हैं, पार्ट ए का सेक्शन 2। और जो नया जो चेंजेस आए हैं इस पैटर्न में वो ये 2 क्वेश्चन हैं, जिसको हम केस स्टडी के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस केस स्टडी में और ये नए क्वेश्चन किस तरह के हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी के लिए जानना, क्योंकि ये पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम में इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बार। तो आज ये 2 क्वेश्चन केस स्टडी के हम करेंगे। ये 8 मार्क्स के हैं और इसको हम इसके ऑप्शंस जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इसके आंसर, करेक्ट आंसर इसका आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ देखिए, ये आपका सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको इस आई बटन पर भी दे दूंगा। तो ये सेक्शन 2 के अंदर देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन 16 तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन 1 में, और यहाँ 17 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और इसमें क्या है देखें, बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, दोनों ही आपको करने होंगे। अटेम्प्ट एनी 5 सब पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन, यानी जो सभी के अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स में से 4 करने होंगे। तो पहला ये पार्ट्स हैं आपके 17 to 21 क्वेश्चन में आ रहे हैं, और दूसरे केस स्टडी के क्वेश्चन जो हैं वो 22 से 26 हैं। ठीक है, तो दोनों ही 5-5 हैं, यानी 10 हैं, और आपको 4-4 करने, तो टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये 1-1 मार्क्स का ईच पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये सभी जानना चाह रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से होगा। जैसे इसको, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई नया ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने अपना टॉपिक में कवर ना किया हो। ये सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में है पहला 17 क्वेश्चन। एन आर्किटेक्ट डिज़ाइंस अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विथ सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग ए पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर। पेरीमीटर यहाँ आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, एज शोन बिलो। तो देखिए, बिल्डिंग का एक डिज़ाइन है, जो ये देखेंगे आप पोर्शन रेक्टेंगुलर है, जो शेडेड है, और इसके 2 एंड जो हैं वो सेमी सर्कुलर बनाए हैं। अगर इसका आप एलिवेशन देखें तो इस तरह से आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। तो आपने देखा होगा इस तरह की कुछ बिल्डिंग्स होती हैं अलग अलग डिज़ाइन में। तो एक तरह से इसकी ये शेप है। इसमें इसकी डायमेंशंस दी हुई है। ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसकी लेंथ x है, और यहाँ पर आप देखें ये सेमी सर्कुलर आर्क जो बना हुआ है इसकी रेडियस आपको y/2 दी हुई है। तो ये नॉलेज है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको एक करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए, ये हमारा हो गया सेक्शन 2 है, और ये पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो हम पहले जो है हमें दी हुई इन्फॉर्मेशन हम उसको यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ हमें जो बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है वो इस तरह का है। ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है, और ये आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन है x, और अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी y/2। ये जो रीजन है इसको a से डिनोट किया गया है। a इज़ द शेडेड पोर्शन है, जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा। ठीक है, बिल्डिंग इस तरह से आपकी दिखाई दे रही है। तो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है। तो हमें एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पर, जो पेरीमीटर है। अच्छा, ये पेरीमीटर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर। यानी इसका पूरे का जो पेरीमीटर है वो आपको 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये सब तो हम देखते हैं क्वेश्चन में पहले में फर्स्ट पार्ट में क्या दिया। इफ़ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स, यानी x और y में क्या रिलेशन होगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये x है, ये y है, तो y/2 किया गया है, इसका हाफ कर दिया गया है, यानी x और y इसका एरिया है इस रेक्टेंगुलर रीजन का। हमें x और y के अंदर रिलेशन दिया हुआ है। ओके, तो हमें एक चीज़ और गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ पेरीमीटर। देखिए, यहाँ हमें
इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर कर नहीं दिखाना, सिर्फ इसके अंदर चॉइसेस हैं और आपको बताना है करेक्ट चॉइस कौन सी है, ठीक है। तो इसकी कोई हेडेक नहीं लेनी कि आपको प्रेजेंटेशन आपकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ आपको आता है तो आप इसको सॉल्व कर कर रफली, है ना, और इसका आप टिक कर सकते हैं करेक्ट आंसर, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पेरीमीटर जो आपको दिया हुआ है वो है 200 मीटर। तो पेरीमीटर तो निकालना आसान है। देखिए इसका अगर पेरीमीटर आप निकालेंगे तो ये x है और ये भी x है, तो यहाँ आपका हो गया 2x, और यहाँ पर ये है आपका सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। तो एक इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं अ सर्कल, पूरा सर्कल का क्या पेरीमीटर होगा। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, अगर इसको ले सेमी सर्कल का पाई आर, इसका भी पाई आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 200 मीटर। अब ये आर क्या है, आर इज़ नथिंग बट हेयर इट इज़ y/2, है ना, आर कोई नहीं है, लेकिन हमें जनरल एक फार्मूला हमने लिखा जिसके अंदर आर यानी इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये हमने y/2 हमें गिवन है, तो बस आर की जगह हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, तो जाएगा 2x प्लस 2 पाई इंटू y/2 इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 200 मीटर। तो देखते हैं कोई आंसर इसमें है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो ABC के अंदर ये 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 200, तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो B हम कह सकते हैं B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखा आपने जैसे कि बहुत इजी था, जो गिवन है कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट हैं और उसी के ऊपर बेस्ड सारी चीज़ें आपको पूछी गई हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। चलिए तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन की बात कर रहे हैं, यानी ये जो एरिया है ना, इस रेक्टेंगुलर रीजन की बात, तो हम जानते हैं इसका एरिया अगर ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई। हमें यहाँ पूछा है एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वाई नहीं होना चाहिए इसके अंदर, तो वाई को हटाएं, क्या हम वाई को एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर, देखिए ये जो हमारा आंसर आया यहाँ पर, हम इसमें से वाई को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई वाई इज इक्वल टू 200 माइनस 2x। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई। बस ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, x इंटू 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई। इसमें से कॉमन आ रहा है 2 और नीचे पाई तो है ही, x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 2 कॉमन आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो गया इन टर्म्स ऑफ x। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है जो करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो हमारा ये इस तरह से सेकंड पार्ट होता है। इसमें टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने में, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही टिक करना है। तो चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड है इसी से। सारे केस स्टडी का मतलब क्या है कि उसी केस के ऊपर सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। अब हमसे पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए। एरिया ए यानी रेक्टेंगुलर ए का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ये हमें पूछना है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमा का यूज़, कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर पूछा गया आपको। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया आपका, और हमें मैक्सिमम एरिया पूछा गया। तो एरिया हमने निकाला है, एरिया भी हमने निकाला है यहाँ पर ये, तो इसी को हम यूज़ करेंगे 2/पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं इसको मैक्सिमम करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यानी x, और वैल्यू निकालेंगे x की। ठीक है, और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव से चेक करेंगे क्या ये मैक्सिमा हो रहा है, यानी एरिया मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एरिया ए, है ना, ये आपका मैक्सिमम एरिया ए के लिए क्या होना चाहिए, dA/dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये आ जाएगा 2/पाई, ये हो जाएगा 100, दिस इज माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 2 यानी 50। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, अगर वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा तो इसी पॉइंट पर होगा। तो हम चेक करेंगे पहले
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या ये मैक्सिमा है कि नहीं है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, इसको अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, दैट इज़ डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर। तो एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/पाई, ये हो जाएगा 0 - 2, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस, यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये कैसी आ रही है, नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यानी कि ये मैक्सिमा होता है, ठीक है। यही हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो हम कहेंगे हैंस एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 50। ये हमें पॉइंट मिल गया जहाँ पर ये मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। तो मैक्सिमम एरिया हमें निकालना, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू हम एरिया के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, यानी ए मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/पाई 100 × 50 - 50 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ओके, दिस इज 2/पाई, दिस इज 5000 - 2500, तो 2500 ही होगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5000/पाई, ठीक है। यानी हमें मीटर स्क्वायर में इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम एरिया, ठीक है ना, ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन। नाउ सी व्हाट इज विच इज द करेक्ट ऑप्शन। हियर यू कैन सी दिस इज 5000/पाई, 5000/पाई m स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है दैट इज सी इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन is C. Okay, so this is how we have completed our third part. Now move to the next part, that is fourth. The CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor. अभी हमने सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन ही लिया था, उसको मैक्सिमा किया, लेकिन हमें पूरा लेना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दी सेमी सर्कुलर एंड्स। फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी। अब हमें क्या करना, मैक्सिमाइजिंग द होल एरिया। तो उसके लिए पहले हमें होल एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम this is your fourth part. So in this fourth part the whole area हम उसको a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एक्स वाई प्लस सेमी सर्कल दोनों मिलकर सर्कल बन रहे हैं, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई और r हमारा क्या है y/2, यानी y²/4, ठीक है। अब हमें इसको एक सिंगल वेरिएबल में करना होगा, इसके लिए हमें y की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी होगी। तो हमने ऊपर y की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, तो वही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी यहाँ पर ये y 200 - 2x डिवाइड बाई पाई, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर रखने वाले हैं y की जगह। तो x इज इक्वल टू 200 - 2x/पाई प्लस पाई/4, और यहाँ पर भी जाएगा 200 - 2x स्क्वायर। दिस इज़ योर a1। अब हमें करना है मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि पूरे एरिया को करेंगे, पहले हमने सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन को किया था। फॉर मैक्सिमम a1 है ना, क्या होगा यहाँ पर dA1/dx इज इक्वल टू 0 करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, और हमें मैक्सिमम एरिया पूछा है या क्या पूछा है, हाँ, फॉर दिस टू हैपन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी अब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसी कंडीशन से वो आ जाएगी। हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पर, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो इसको हम फाइनली यहाँ लिख देते हैं पहले। ये हो जाएगा आपका 200x - 2x² डिवाइड बाई पाई प्लस पाई/4 200 - 2x होल स्क्वायर। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 200 - 4x हो जाएगा, 4x डिवाइड बाई पाई, देन प्लस पाई/4, ये यहाँ पर चेन रूल लगेगा, तो जाएगा 2 × 200 - 2x, एंड उसको फिर दोबारा 200 - 2x को करेंगे तो आ जाएगा -2, सिर्फ -2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 4 हो गया, तो ये 4 हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पर इससे, ठीक है। ओके, और इसको हमें करना है इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 200 - 4x डिवाइडेड बाई पाई। और यहाँ पर एक चीज़ हमारे साथ छूट गई है
कि हम यहाँ पर y की वैल्यू रख रहे हैं, तो नीचे पाई भी था, तो यहाँ पर पाई भी होगा, और ये एक पाई यहाँ इस एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 4 पाई, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये आएगा, तो यहाँ पर ये सॉरी 4 आएगा और यहाँ पर एक पाई आएगा, ठीक है। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई पाई, ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 4x माइनस 200 प्लस 2x डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू 0। 200 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू क्या है ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन ए। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। दिस इज योर फोर्थ वन। आपको 4 ही करने, लेकिन मैं आपको 5वें का भी सॉल्यूशन दूंगा। तो अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसमें पूछा है द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड इज। अगर अभी हमने ये जो निकाला है यहाँ पर, इस होल एरिया को अभी हमें मैक्सिमाइज नहीं किया है, लेकिन देखेंगे मैक्सिमाइज कर और फिर ये बताना होगा कि कितना मैक्सिमाइज हुआ है। ओके, तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी x की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू आ रही है आपकी 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद ही हम ऐसा कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज योर 5th पार्ट। हमारे पास x की वैल्यू 0 आई है, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव चेक नहीं करना है मैक्सिमा होगा एंड मिनिमा होगा, हमें तो सिर्फ चेंज देखना है। तो ऑब्वियसली हम सीधा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने a1 जो पीछे निकाली है उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज 200x माइनस 2x² डिवाइडेड बाई पाई प्लस 1/4 पाई 200 माइनस 2x होल स्क्वायर, ये वैल्यू थी। और x की वैल्यू 0 आई, तो मैक्सिमम रखने के लिए इसको हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। जब हम इसके अंदर x की वैल्यू रखेंगे तो a1 मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ये x से इन्वॉल्व है, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 4 पाई, ये भी 0 हो जाएगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4 0 0 0 0, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई पाई, ये इतना एरिया हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा, हमें क्वेश्चन पूछा है एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड। तो ओरिजिनल एरिया कितना था हमारा, तो ओरिजिनल एरिया हमारा था ए, और वो कितना था, ओरिजिनल एरिया जो मैक्सिमाइज था वो एरिया था आपका 5,000 डिवाइड बाई पाई था, और हमने होल एरिया को मैक्सिमाइज किया वो इतना, ओरिजिनल एरिया इतना। तो अगर क्या करें, इसमें से अगर माइनस करें तो हमारा एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा, एक्स्ट्रा एरिया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10,000 माइनस 5,000, तो कितना होगा 5,000 डिवाइडेड बाई पाई। अब क्वेश्चन को देखिए दोबारा से, क्वेश्चन में पूछा है द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड, तो वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें दिया हुआ इतना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, अच्छा जी, यहाँ आपको लगेगा कि ये हमारा आंसर है। और एक आप इसको देखें, और ये वाला जो लिखा है नो चेंज बोथ एरियाज आर इक्वल, यानी जितना हमारा ओरिजिनल एरिया था उतना ही हमारा एक्स्ट्रा एरिया है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा, नो चेंज, यानी कोई चेंज तो हुआ है, 5,000 से वो बढ़कर 10,000 डिवाइड बाई पाई हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा एरिया और ओरिजिनल एरिया में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन होगा, नो चेंज बोथ एरियाज आर इक्वल। तो दिस इज योर केस स्टडी का पहला क्वेश्चन जो आपने देखा, इस तरह से आया। और एक और क्वेश्चन है अब इसका नेक्स्ट, उसको देख लेते हैं, चलिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज़ विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। कुछ फॉर्म आते हैं, है ना, और उनको वो प्रोसेस करते हैं। विनय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म्स, सोनिया प्रोसेसेस 20% एंड इकबाल द रिमेनिंग 30%, तो टोटल 100% हो गया, ठीक है, ऑफ द फॉर्म। विनय हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.06, सोनिया हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.04 एंड इकबाल हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.03।
ये आपका एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये बेस्ड थ्योरम पर है। ठीक है, अगर आपको बेस्ड थ्योरम आती है तो ये सिचुएशन समझ में आ जाएगी और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है केस स्टडी के नाम से डरने की, क्वेश्चंस वही हैं, सिर्फ उसमें कई पार्ट्स अलग अलग बनाकर पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको जो पढ़ाया गया उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ से लिखा हुआ बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, एक पिक्चर बना दी गई है। कुछ इसको देख के भी डर गए हैं स्टूडेंट्स कि क्या पूछा गया है, तो कुछ नई सिचुएशन है उसको यहाँ पर पिक्चराइज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, तो पहले हम इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना, बेस थ्योरम के और को हम फिर यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। तो हमारे पास तीन यहाँ पर हैं लोग, यानी एक विनय है, सोनिया है और इकबाल है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और एक सैम्पल स्पेस होता है, उस सैम्पल स्पेस में 3 या 4 या 2, ठीक है, उसके पार्टीशंस बन जाते हैं जिससे वो पूरा स्पेस बन जाता है। तो अगर आप देखेंगे ये पूरा 100% जो हो रहा है ये एक सैम्पल स्पेस को फिल कर रहा है, तो हम इसको इवेंट ले लेंगे अलग अलग। और एक इवेंट है हमारा एरर रेट, जो सभी से हो रहा है, विनय से भी, सोनिया से भी, इकबाल से, कॉमन है सभी के लिए। तो एक सिंगल इवेंट ये होगा जिसके लिए पूरी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो हम क्या 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 करेंगे, जो एरर आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो एरर आएगा उसका वो एक इवेंट है। ठीक, और उसके बाद ये जो तीन लोग दिए हुए हैं ये एक सैम्पल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम अलग से एक इवेंट बनाएंगे और उसको फिर किस तरह से बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा वो एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, हम क्या करेंगे पहले, लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर। ठीक है, एक एरर जो हो रहा है उसका एक इवेंट मान लिया हमने, उसको ए से डिनोट किया है ना, इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। पूरा क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाएगा तो सारे पार्ट आपको बड़े आसान, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ऑफ द फॉर्म, उसके बाद एंड अब जो सैम्पल स्पेस बन रहा है उसको हम अलग से लिख लेते हैं, एंड लेट E1 E2 एंड E3, है ना, बी द इवेंट्स दैट विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस्ड द फॉर्म। ठीक है, जब हम ऐसा लिख लेते हैं तो अब हम ये जानते हैं कि इनकी, यानी हमारे पास जो दी हुई है, पहली जो बात दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी विनय है ना, पहला जो हमारे पास है क्या है, विनय, फिर सोनिया, उसके बाद इकबाल। तो विनय की प्रोसेसिंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो हमें दी हुई है यहाँ पर। ओके, मैं देखें, सॉरी, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं 50%, तो यानी ये जो है E1 ये 50% होगी, यानी 50/100, दैट इसको हम ऐसे ले सकते हैं 0.5। ओके, इस तरीके से PE2 सोनिया के लिए हमें दिया हुआ है 20%, दैट इज़ 20/100, दिस इज़ 0.2। और इसी तरीके से इकबाल के लिए E3 हो जाएगा विच इज़ 30%, दैट इज़ 30/100, इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 30। ठीक है, इस तरह से डेटा बना। अब हमारे पास जो इवेंट दिया हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे, यानी तीनों की एरर करने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पहले विनय की अगर हम लिखें तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये लिखने का तरीका इस तरह से होगा कि एरर तो हो रहा है, ठीक है, बाय विनय। ठीक है, अब ये हमने डिफाइन कर दिया, ए इज़ द एरर बाय द विनय, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, वो दिए हुए रेस्पेक्टिवली यहाँ पर 0.06, देन 0.04, देन 0.03, तो हम लिख लेंगे इस तरीके से, दिस इज 0.06। और सोनिया के लिए ये E2 हो गई, सोनिया के लिए ये हो गया 0.04, और इस तरह से इकबाल के लिए PAE3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0.03। तो ये डेटा इस तरह से है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है वो होता है आपका, अगर हम लिख रहे हैं इस तरह से A/E1
है ना। और अगर हम ऐसा लिखते हैं E1/A, तो एक्चुअली हमें ये पूछा जाता है बेस थ्योरम के अंदर, यानी ये इवेंट है किसने किया, यानी एरर किससे हुआ, वो हुआ फर्स्ट जो भी आपका है यहाँ पर जैसे कि विनय है तो विनय से हुआ। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप रैंडमली कोई कॉपी देखते हैं और उसमें देखते हैं कि एरर है और आपसे ये पूछा जाए एरर तो है ठीक है, लेकिन ये बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एरर विनय से हुआ हो, ठीक है। और यहाँ E2 हो तो ये बताइए इवेंट तो हुआ यानी एरर तो आया, ये बताइए कि वो एरर जो आया वो सोनिया की वजह से आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये इस तरह से बेस थ्योरम से पूछा जाता है, ठीक है। इसके अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी भी आती है, उसका भी यूज़ होता है। तो इस डेटा से ही हम आगे उसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो मैं एक उसके लिए बना के दिखा देता हूँ, यानी जैसे हम इसकी बात करते हैं, यानी E1/A अगर हमें ये निकालना हो, ये आप समझ गए किस तरह से निकाला, लेकिन इसका उल्टा किया कर दिया जाए, अगर ये कर दिया जाए तो क्या मतलब होगा उसका। इसका लिखने का तरीका मैथमेटिकली ये होगा, दिस इज इक्वल टू PE1 डिवाइडेड बाई PAE1, ठीक है। और नीचे आ जाएगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी PE1 इंटू PAE1 प्लस PE2 इंटू PAE2 प्लस PE3 इंटू PAE3, ये आपकी होगी। इस तरह से E2 के लिए यहाँ पर E2 आ जाएगा, नीचे सेम ही रहेगा। इस चीज़ को जो ये जो है आपका, इसकी अगर हम बात करें तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू PA, ठीक है। तो यानी PA की लिखा जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा मैंने डेटा यहाँ कलेक्ट कर लिया, अब हम आते हैं एक एक करके क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है, अब आपको समझ में आएगा। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेस इज द गिवन इन प्रोसेसिंग गिवन दैट द सोनिया पसेस द फॉर्म। गिवन जो होता है, देखिए गिवन यानी जो गिवन है वो क्या है कि सोनिया ने प्रोसेस किया वो फॉर्म। तो जो चीज़ गिवन होती है वो हम अपॉन के नीचे लिखते हैं, यानी यहाँ पर सोनिया है और उसके लिए E2 इवेंट है, तो क्या हो जाएगा /E2 और ऊपर क्या हो जाएगा इवेंट आ जाएगा A। तो यानी हमें जो पता है पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सोनिया ने गिवन, यानी दोबारा देखें, द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट, जो चीज़ गिवन होती है वो नीचे होती है और यहाँ पर ये है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.04, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले लिख दी। तो ये आपकी आ रही है, ये हमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एरर इज कमिटेड एंड गिवन दैट इट इज़ बाय द सोनिया एंड दिस इज 0.04। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर विच इज़ द ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो वो सिंपल हो गया। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। देखिए ये क्वेश्चन में उलट गया है, ठीक है। यही आपकी बेस थ्योरम है। द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस, देखिए सोनिया यहाँ पर बाद में है ना, वो गिवन है, यहाँ पर सोनिया के बारे में पूछ रहा है और गिवन यहाँ कुछ और है, फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, ठीक। सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, अब सोनिया की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोसेस करने की फॉर्म की, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, सॉरी ये थोड़ा इस तरह से होगा ये, यानी सोनिया ने प्रोसेस किया फॉर्म तो हो गया, तो उसका क्या हुई प्रोबेबिलिटी क्या हुई E2 हुई, ठीक है, इनटू अब उससे क्या हुआ एरर आया सोनिया की वजह से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई A इंटू E2, ये बात, ठीक है। सबके लिए ये वैल्यू आ सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ सोनिया के लिए पूछिए कि सोनिया ने प्रोसेस किया हो फॉर्म, तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने उसकी कि उससे एरर आया है जो हमने यहाँ निकाल ली हुई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो PE2 जो है हमारा वो क्या था, PE2 जो था हमारा वो था 0.02, तो हो जाएगा 0.2 इंटू ये हमने निकाला है अभी यहाँ पर, यह 0.04, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.008। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, यस C इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए अब हम आते हैं आपके थर्ड पार्ट पर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में पूछा गया है द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग दिस टर्म इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। टोटल प्रोबेबिलिटी, मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको बता ही दिया फॉर्मूला क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी को हम PA से डिनोट कर सकते हैं, और ये होता है आपका PE1 इंटू PA/E1। ये सब पहले हम निकाल चुके हैं तो इजीली आ जाएगा आंसर। तो PE2 इंटू PA/E2 प्लस
E3 इंटू पी ए अपॉन E3, वैल्यूज रख दीजिए सारी। तो PE1 तो हमारा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 यानी 0.5 इंटू ए अपॉन E1, दिस इज़ योर 0.06, प्लस ये था हमारा 0.2 और ये है 0.04। उसके बाद ये हमारा आया है, दिस इज़ 30.3 एंड दिस इज़ 0.03। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा, 5 6 30 और पॉइंट आएगा 1 2 3, यानी यहाँ पर आ गया 0.30। उसके बाद इसको करेंगे तो आएगा 0.008, इसको करेंगे तो जाएगा 0.009। इन सभी को जोड़ दीजिए तो 0.030 एंड दिस इज 0.008 एंड दिस इज 0.009। तो हो गया 17, ये हो गया 4, तो 0.047। लेट्स सी दी ऑप्शन। सो हेयर ABC, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर है 0.047। ठीक है, इसका एक ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर होगा। ठीक है, लेकिन हमें आंसर मिल गया उसी पेज पर, तो हम वहीं करेक्ट कर देंगे। चलिए, इस तरह से आपका थर्ड पार्ट पूरा होता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडमली एक फॉर्म लिया उसने फ्रॉम the day's output of processed forms. Okay, if the form selected at random has an error, उसने देखा इसमें एक एरर है, तो एरर तो तीनों ही कर रहे हैं, है ना, लेकिन अब किससे हुआ होगा ये तो पता नहीं आपको। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, विनय ने वो ना किया हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, हम पहले ये निकाल लें कि विनय ने किया है, अगर वो प्रोसेस्ड है ना, तो उसमें से हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है आपकी, मैक्सिमम 1, तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस PE1 अपॉन ए, यानी रैंडमली निकाला है और एरर आया है, तो ए नीचे आया, यानी इट इज़ गिवन दैट कि एरर है, और वो किसने किया है, विनय ने किया है। तो ये तो उल्टा हुआ जो हमारा क्वेश्चन था, हमें बताना है कि उसने नहीं किया, तो नहीं के लिए क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा और उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं बस यहाँ पर। तो 1 माइनस, अब ये निकालने का क्या तरीका होगा, तो ये हम ऐसे निकालेंगे, दिस इज़ इक्वल टू PE1 इंटू PA अपॉन E1 डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2 प्लस PE3 इंटू PA अपॉन E3। ओके, दिस इज़ 1। अब ये हमें मालूम ही है, ये कितना है 0.5 इंटू 0.06। यहाँ पर हमने पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ठीक है, कि जाती 0.047, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी पूरी वैल्यू, तो 0.047। ओके, तो हो जाएगा 0.047 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0030 डिवाइडेड बाई 0.047। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये जाएगा आपका 7, ये जाएगा आपका 1, दिस इज 0 पॉइंट एंड दिस इज 0.047, तो ये हो जाएगा 17/47। देखते हैं आंसर इसका, दैट इज 17/47, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए लास्ट ऑफ आ गया इसका, लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट। ये क्या कहता है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर, ये हमने पहले लेट किया हुआ वैसे भी, in processing the form, and let E1, E2 and E3 be the events that Vinay, Sonia and Iqbal process the form. The value of summation of I1 to 3 PEI upon A is, क्या होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए हमें भी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो हमें पूछा है इसमें, what is the value of summation I from 1 to 3 PEI upon A, समेशन करना है यहाँ पर, ठीक है, I1 to 3 तक जाएगा, ठीक है, इसको सम करना होगा, यानी ये हो गया हमारे पास PE1 अपॉन ए, PE2 अपॉन ए प्लस PE3 अपॉन ए। ठीक है,
तो इसको हमें अलग से सबको निकालना होगा। हमने यहाँ पर निकाला था ये बेस थ्योरम से, ठीक है ना। इसको जो अगर हम खोलते हैं तो इसको क्या आएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी पी, अगर हम यहाँ निकालें इसको PE1 अपॉन ए को लिखते हैं तो ये होगा PE1 इंटू PA अपॉन E1, ठीक है, डिवाइडेड बाई वो पूरी वैल्यू आती है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वहाँ उसको ऐसे लिख सकते हैं इसके। तो अगर हम इस फॉर्म में इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, PE1 अपॉन ए अपॉन PA प्लस यानी हम सॉरी यहाँ पर हाँ PA अपॉन E1 PA अपॉन E1 इंटू PE1, एक बार दोबारा से लिखते हैं सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आ जाएगा PE1 इंटू PA अपॉन E1 और नीचे क्या है PA, इसी तरह से इसके लिए लिखेंगे यहाँ। तो ये प्लस हो जाएगा PE2 इंटू PA अपॉन E2 डिवाइडेड बाई PA, ठीक है। तो ए बहुत बड़ी वैल्यू थी, जो हम ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पूरी को क्या बोल रहे हैं, PA बोल रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी PE3 इंटू PA अपॉन E3 और ये हो गया डिवाइड बाई PA। तो PA यहाँ पर सेम ही है सभी में, यहाँ PA लिख दें और ये आपका हो गया PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 प्लस PE3 PA अपॉन E3। तो ये भी टोटली बन गई है, यानी इसको भी हम क्या ले सकते हैं PA और नीचे भी हमारी PA। तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। न्यूमेरिकली वैल्यू डालेंगे आप तब भी ये आंसर जो है इसका, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है, तब ये जो लिखा है यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 1 आएगी। चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो न्यूमेरिकली आप डालेंगे तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन था केस स्टडी के ऊपर बेस्ड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं, और लाइक शेयर ज़रूर करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगा जिसके अंदर हम थर्ड सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।